2009 का साल था। कोलंबिया के सिरेहॉन कोल माइन के अंदर भीषण गर्मी के बीच पेलियंटोलॉजिस्ट्स की एक टीम जमीन की गहरी परतों को खोद रही थी। ये जगह कभी लगभग 60 मिलियन साल पहले एक घना रेन फॉरेस्ट हुआ करता था। ये वो वक्त था जब डायनासोर्स अभी अभी धरती से गायब हुए थे और दुनिया नई तरह से दोबारा बन रही थी। लेकिन उस दिन जो चीज जमीन से निकली उसने साइंटिस्ट्स को बिल्कुल चुप कर दिया। एक वर्टिब्रा, हड्डी का एक टुकड़ा, लेकिन इतना बड़ा कि इंसान की कलाई से भी ज्यादा मोटा। शुरू में साइंटिस्ट्स ने वही सोचा जो कोई भी सोचेगा, इतनी बड़ी हड्डियां मिल रही हैं तो जरूर ये क्रोकोडाइल की होंगी। उस दौर के स्वॉम्प्स में क्रोकोडाइल्स ही सबसे बड़े शिकारी होते थे। बस जितने बड़े रेप्टाइल का आइडिया ही ऑलरेडी काफी एक्सट्रीम लगता था। पर कुछ मैच नहीं हो रहा था। हड्डी का शेप अलग था, उसकी कर्व्स क्रोकोडाइल के वर्टेब्रे जैसे नहीं थे, जिन्हें साइंटिस्ट्स सालों से पढ़ते आ रहे थे। और फिर सच सामने आया। ये क्रोकोडाइल नहीं था, ये सांप की हड्डी थी, और कोई नॉर्मल सांप नहीं, ये टाइटैनोबोआ था। सिरेहॉन सिर्फ एक फॉसिल साइट नहीं है, ये एक टाइम कैप्सूल है, एक पूरा पेलियोसीन रेन फॉरेस्ट जो अचानक मिट्टी और राख के नीचे दब गया। पत्तियां, मछलियां, कछुए, हर चीज वहीं फ्रीज हो गई, जैसे टाइम रुक गया हो। और इसी कीचड़ के अंदर मिले दुनिया के सबसे बड़े सांप के अवशेष। जैसे जैसे और हड्डियां मिली, दर्जनों वर्टिब्रे, रिब्स और दूसरे जानवरों के फॉसिल्स, एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई। ये कोई गलती नहीं थी, ये कोई ओवर एस्टिमेशन नहीं था। सभी बोन्स एक जैसे बड़े थे, कंसिस्टेंट, और पहले कभी देखे गए किसी भी सांप से कहीं ज्यादा बड़े। जो तस्वीर धीरे धीरे सामने आ रही थी वो एक ऐसे जानवर की थी जो सांपों के साइज की सारी लिमिट्स तोड़ चुका था। जब ये डिस्कवरी पब्लिक हुई तो साइंटिफिक दुनिया में हलचल मच गई। रिसर्चर्स ने मेजरमेंट्स बार बार चेक किए। उन्हें खुद पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन नंबर्स गलत नहीं थे। टाइटैनोबोआ 15.5 मीटर यानी 45 फीट से भी ज्यादा लंबा था। अगर ये सही था तो टाइटैनोबोआ सिर्फ एक जायंट स्नेक नहीं था, डायनासोर्स के बाद ये जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा प्रेडेटर था। इसका साइज एक और बात बताता था। पेलियोसीन का एनवायरनमेंट आज के मुकाबले काफी ज्यादा गर्म, ज्यादा घना और ज्यादा कॉम्पिटिटिव था। इतना बड़ा जानवर सिर्फ तभी पैदा हो सकता है जब नेचर अपनी एक्सट्रीम लिमिट पर हो। अब सवाल उठता है, साइंटिस्ट सिर्फ कुछ हड्डियों से पूरे जानवर का साइज कैसे निकालते हैं? जवाब सिंपल है। आज के स्नेक्स एक पैटर्न फॉलो करते हैं। उनके वर्टेब्रे का साइज डायरेक्टली उनके बॉडी लेंथ से जुड़ा होता है। इसलिए टाइटैनोबोआ के वर्टेब्रे को मॉडर्न बोआज और एनाकोंडास से कंपेयर करके साइंटिस्ट्स पूरा बॉडी साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। पर असली सवाल यह है, टाइटैनोबोआ इतना बड़ा क्यों था? इसका जवाब टेम्परेचर में छुपा है। स्नेक्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं, वो अपना बॉडी टेम्परेचर खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। उनका मेटाबॉलिज्म पूरी तरह एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा गर्मी उतनी तेज मेटाबॉलिज्म, और तेज मेटाबॉलिज्म का मतलब तेज ग्रोथ, बेटर डाइजेशन और ज्यादा बड़ा बॉडी साइज। इसलिए टाइटैनोबोआ सिर्फ एक प्रेडेटर नहीं था, वो 60 मिलियन साल पुराने क्लाइमेट का सबूत था। एक लिविंग थर्मोमीटर जो दिखा रहा था कि उस वक्त दुनिया आज से काफी ज्यादा गर्म थी। अगर हम 58 मिलियन साल पीछे चले जाएं पेलियोसीन ईपॉक में, तो धरती बिल्कुल अलग थी। डायनासोर्स के जाने के बाद इकोसिस्टम्स दोबारा बन रहे थे और ट्रॉपिक्स एक ऐसी शक्ल ले रहे थे जो आज इमेजिन करना मुश्किल है। नॉर्दर्न कोलंबिया में साल भर का एवरेज टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा था। कोई विंटर नहीं, कोई ठंडक नहीं, रात को भी हवा भारी और गर्म रहती थी। एक ऐसा रेन फॉरेस्ट जो कभी ठंडा ही नहीं होता। इस गर्मी में कोल्ड ब्लडेड जानवर और भी बड़े होते चले गए। आज के अमेज़न या कोंगो भी टाइटैनोबोआ के लिए ठंडे होते। आज के एनाकोंडा और पाइथन ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम साइज लिमिट के करीब हैं। टाइटैनोबोआ जैसा साइज सिर्फ एक सुपर हीटेड दुनिया में ही पॉसिबल था। सिरेहॉन के फॉसिल्स हमें उस दुनिया की पूरी कहानी बताते हैं। स्विमिंग पूल जितने बड़े कछुए, ऐसे क्रोकोडाइल्स जिनके दांत हार्ड शेल्स तोड़ सकते थे। ये फास्ट फ्लोइंग रिवर्स नहीं थे, ये धीमे गंदे पानी वाले स्वॉम्प्स थे। घनी जंगल, कम विजिबिलिटी और हमेशा नमी। इस एनवायरनमेंट में टाइटैनोबोआ परफेक्ट था। अब बात करते हैं हंटिंग की। टाइटैनोबोआ कोई फास्ट मूविंग लैंड मॉन्स्टर नहीं था। 40-50 फीट लंबा सांप जमीन पर तेज चल ही नहीं सकता, पर पानी में सब कुछ बदल जाता है। टाइटैनोबोआ पानी के अंदर क्रोकोडाइल की तरह रहता था, स्लो, साइलेंट, आधा डूबा हुआ। घंटों तक, कभी कभी दिनों तक बिना हिले वेट करता था।
और जब प्रे पास आता अटैक एक पल में होता। साइंटिस्ट्स के हिसाब से टाइटानोबोआ 400 psi से ज्यादा प्रेशर लगा सकता था। इतना प्रेशर क्रोकोडाइल की रिब्स तोड़ने के लिए काफी था। उसका खाना जायंट टर्टल्स, अर्ली क्रोकोडाइल्स, बड़ी मछलियां और शायद कुछ मैमल्स की थे। पानी उसके लिए सिर्फ हंटिंग ग्राउंड नहीं था, पानी ही उसकी लाइफलाइन था। वही उसका वेट सपोर्ट करता था, वही उसका टेम्परेचर रेगुलेट करता था। पर फिर दुनिया बदलने लगी। टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगा, स्वॉर्म्स सूखने लगे, मैमल्स बड़े और ज्यादा एक्टिव होने लगे, और टाइटानोबोआ जैसे जायंट कोल्ड ब्लडेड जानवर के लिए ये एक स्लो डेथ थी। सिर्फ कुछ डिग्री का क्लाइमेट चेंज और दुनिया का सबसे बड़ा सांप हिस्ट्री बन गया। टाइटानोबोआ हमें एक बात याद दिलाता है, क्लाइमेट सिर्फ लाइफ को अफेक्ट नहीं करता, वो डिसाइड करता है कि लाइफ पॉसिबल भी है या नहीं। कुछ वक्त के लिए सारी कंडीशंस परफेक्ट थीं और टाइटानोबोआ ने राज किया, फिर वो गायब हो गया।